वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानी सफीर और सरों के ताज हैं। बैरूनी मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों ने अपनी मेहनत और लगन से अपना कमाया। 1 करोड़ से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क की खिदमत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के पहले सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से मोहब्बत करते हैं। दुनिया के हर कोने से ओवरसीज पाकिस्तानी यहां तशरीफ लाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपकी जितनी भी पजीराई करें कम है, इसलिए नहीं कि आप अरबों डॉलर भेज रहे हैं, वो आप अपनी मेहनत, अजमत और दयानत से भेज रहे हैं। दहशतगर्दी पर बात करते हुए कहा कि 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। आज इस तारीख को फिर दोहराया जा रहा है। दहशतगर्द मुल्क हम दोबारा खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। जो दिल में होता है वही बात उनकी जबान पर होती है। अल्लाह के करम से उनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो उसकी आंखों को पाकिस्तानी पांव तले रौंद देंगे। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का आज आखिरी रोज। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कन्वेंशन में शरीक। कन्वेंशन में दुनिया भर से आए हुए 1500 से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी शिरकत की। हुकूमत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज कम्युनिटी के मसाइल, तरसीलात दर, सरमायाकारी के मौके और हुकूमती सहूलियात पर मुशावरत है। शुरका को पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलत के हवाले से आगाह किया जा रहा है, जबकि उनकी तजावीज़ और मसाइल को सुनने के लिए मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद भी किया गया। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, विफाकी वज़रा, बैरूनी मुल्क तैनात पाकिस्तानी सफ़रा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने कन्वेंशन में शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में खिदमात को सराहा गया और उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि हुकूमत उनके मसाइल को संजीदगी से ले रही है। शुरका ने भी हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का अज़म ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। और आपको बताएं कि आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मंफी से मुस्तहकम करार दे दिया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग में बेहतरी आते हुए CCC+ से बढ़ाकर B- कर दिया। पाकिस्तान की करेंसी की रेटिंग भी माइनस कर दी गई। फिच की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो चुकी है। मुल्क का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद भी बेहतर हुआ, जबकि पाकिस्तान की फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई कि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% तक हो जाएगा। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। तीनों अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा है कि उनका पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी वफ्द से मुलाकात में PTI को ना बुलाने पर भी स्पीकर ने वजाहत दे दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज सादिक ने बताया कि मैंने अमरीकी वफ्द से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर को डिनर पर बुलाया था। PTI के आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया था, जिसका सबूत मौजूद है। ये मौका था कि PTI रहनुमा अमरीकियों से बैठकर बात करते जिनसे वो मदद मांगते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने बताया कि तुर्की ने गजा की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस रखी है। इसमें चंद स्पीकर्स को बुलाया गया है। गजा पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं वैसे ही फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं। फ़लस्तीन में बच्चे और औरतें शहीद हो रहे हैं। मुस्लिम उम्मा वो किरदार अदा ना कर सकी जो करना चाहिए था। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून की जानिब से तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हलफ उठाने की तारीख से मौसर होगी। तकर्री आइन के आर्टिकल 173 और 175A के तहत की जाएगी। जस्टिस अली बाकर नजफी इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की थी।
اسلام آباد کی مقامی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 2 درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ عدالت نے بچوں سے بات کرانے اور بانی پی ٹی آئی کا میڈیکل چیک اپ کروانے کا حکم دے دیا۔ اسپیشل جج سینٹرل ایف آئی اے شاہ رخ ارجمن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی دونوں درخواستیں منظور کر لیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بات اور میڈیکل چیک اپ کروانے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ عدالت نے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ 28 اپریل کو جمع کروانے کی ہدایت بھی کر دی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت 26 نومبر احتجاج کیس میں بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے متعلقہ مقدمے میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 6 مئی تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج چودھری عامر ضیاء نے بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی، جس میں عدالت تفتیشی آفیسر کو بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور مقدمے میں ملزمہ بشرا بی بی کو شامل تفتیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے بشرا بی بی کی حاضری کی معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے۔ راولپنڈی میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے دن کئی پارٹی رہنماؤں اور اہل خانہ کو اڈیالہ جیل کے باہر مختلف مقامات پر روک دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے اڈیالہ جیل کی جانب جانے سے روک دیا۔ اس طرح نعیم پنجوتا کو بھی پولیس نے پہلے ناکے پر ہی روک دیا۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان، نورین خانم، عظما خان اور کزن قاسم خان کو گورکھپور پولیس ناکے پر روک دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم انتظامیہ کو اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ پک اینڈ چوز کرے۔ انہوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ منظور نظر کے لفظ کو غلط طریقے سے لیا گیا۔ یہ عدالت کی توہین ہے، وہ ان کے دیے گئے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ انہوں نے وضاحت دی کہ یہ ایک لکھا ہوا لاہ عمل ہے جسے بانی پی ٹی آئی نے خود دیا اور عدالت نے اسے تسلیم کیا۔ اس موقع پر علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمیں پھر روکا جا رہا ہے۔ ہم نے نہ پہلے کوئی کال دی نہ آج دی، صرف ٹویٹ کیا تھا کہ اگر اجازت نہ ملی تو فیملی ممبران باہر بیٹھ جائیں گے۔ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پارٹی متحد ہے، کوئی اختلافات نہیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ کے پی میں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت سے ہی سب کچھ کریں گے۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ مجوزہ مائنز اینڈ منرل بل سے متعلق بانی پی ٹی آئی کو بریف کیا جائے گا۔ 6 وکلاء آج ان سے ملیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے رہنما نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد نے عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے غلط معلومات دی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے نہروں سے متعلق قرارداد پیش کی، وہ غائب ہوئی۔ اندھیرے میں کینال سسٹم میں تبدیلی سے متعلق فیصلے کیے گئے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف نے یہ بھی کہا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں۔ بلوچستان کی بات کریں گے جہاں امن دشمنوں کا ایک بار پھر وار۔ مستونگ میں پولیس کے ٹرک پر دھماکے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق مستونگ میں شمس آباد کے قریب پولیس کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے میں 3 اہلکار شہید اور 16 زخمی ہوئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے کے بعد زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق دھماکہ مستونگ کے علاقے کنڈ مسوری کے قریب ہوا ہے، جہاں آر ٹی سی اقلات سے پولیس اہلکاروں کو لے جانے والے ٹرک پر آئی ای ڈی دھماکہ کیا گیا۔ شاہد رند کے مطابق بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال اور سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ مصدوم دھماکے کے زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مستونگ دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا بلوچستان کانسٹیبلری کے جوانوں کی شہادت پر دل رنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا دہشت گردی کی بزدلانہ حرکت قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتی اور شہداء کا لہو رائگاں نہیں جائے گا۔ اس وقت پوری قوم غمزدہ ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں بلوچستان کی عوام اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کو یکجا ہو کر لڑنا ہوگا۔
سینٹ میں خالی نشست پر الیکشن کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر الیکشن نہیں کروائے گئے۔ ثانیہ نشتر کا استعفیٰ 10 مارچ کو منظور ہوا تھا۔ آرٹیکل 224 کے تحت 30 دن میں خالی نشست پر انتخابات کروانا لازم تھا۔ شبلی فراز نے مزید کہا کہ ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر انتخابات کی مقررہ مدت گزر چکی ہے۔ خالی نشست پر انتخابات نہ کروانا غیر آئینی ہے۔ اس غیر آئینی اقدام سے خیبر پختونخوا کے حقوق کی نفی ہو رہی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی 11 نشستوں پر انتخابات نہیں ہوئے۔ یہ اقدام آئینی فریم ورک اور خیبر پختونخوا کی محرومیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سینٹ میں نمائندگی سے محروم ہے۔ جماعت اسلامی نے فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف 20 اپریل کو ملک گیر مارچ کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک بھر سے قافلے آئیں گے اور امریکی ایمبیسی کے سامنے جا کر احتجاج کیا جائے گا۔ 20 اپریل کو اسلام آباد میں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 22 اپریل کو ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ 22 اپریل سے متعلق کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہم ہڑتال کریں گے۔ لوگ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نفرت کا اظہار کریں گے۔ نفرت کی لہر پوری دنیا میں موجود ہے۔ اسرائیلی چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں مار کر قتل کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہشت گرد ثابت کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ پنجاب میں سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کے لیے وسیع البنیاد اور دو طرفہ تعاون کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور جمہوری اداروں کے درمیان روابط کے فروغ پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کرنے والوں میں کانگریس مینٹیم سوزی، جونیتھن جیکسن شامل ہیں۔ پولیٹیکل آفیسر نکل ہاکن، قائم مقام امریکی سفیر نتالی بیکر اور کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے امریکی وفد کو پنجاب میں زرعی صنعت، آئی ٹی، توانائی، صحت اور تعلیم جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت اور پارلیمانی سطح پر وفود کے تبادلے کو مزید بڑھانے کی تجویز بھی دی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں غیر ملکی اداروں کی سرمایہ کاروں کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک امریکہ پارٹنرشپ میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے۔ پنجاب نئی جہت دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے 25 رکنی وفد کی ملاقات۔ مختلف ممالک کے نمائندے شامل۔ مریم نواز لاہور اور ECO کیپٹل قرار دینے پر ترکمانستان کا شکریہ ادا کیا۔ سیاحت، سرمایہ کاری اور ثقافت کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے 25 رکنی اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں تاجکستان، ازبکستان، ترکیہ، قازقستان، ترکمانستان، ایران، آذربائیجان اور پاکستان کے ACO میں مستقل مندوب شامل تھے۔ وفد کی قیادت ECO کے سیکرٹری جنرل اسد مجید خان نے کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور آمد پر وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے وفد کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور کو ECO کیپٹل قرار دینے میں معاونت پر ترکمانستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ECO کے معزز مہمانوں کی موجودگی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ لاہور قدیم اور جدید ثقافت کا حسین امتزاج ہے۔ لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ زندہ تاریخ کا میوزیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف لاہور کی ثقافتی بحالی کے لیے ذاتی طور پر سرگرم ہیں۔ لاہور کے لوگ پیار محبت کے پیکر ہیں اور ان کی میزبانی بے مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور کے باغات، شاہی قلعے، یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس، ذائقوں اور تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سیاحوں کی میزبانی کے لیے مکمل تیار ہے۔ ٹورزم سیکٹر کو نئی صنعت کے طور پر فروغ دے رہے ہیں۔ پنجاب حکومت سیاحتی مقامات کو اپ گریڈ کر رہی ہے اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کاروبار، ٹیکنالوجی اور سروسز کا ابھرتا ہوا مرکز ہے۔ زراعت، ٹورزم، تعلیم، ٹیکنالوجی، انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔
फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पंजाब में साजगार माहौल फराहम किया जा चुका है। ECO के सेक्रेटरी जनरल असद मजीद ने कहा कि पाकिस्तान 1992 में ECO में शामिल हुआ। उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये शमूलियत मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और ECO के सेक्रेटरी जनरल तीनों का लाहौर से होना खुशाइंद है। ECO वफ्द ने लाहौर की खूबसूरती, सकाफती बहाली और सयाहत के फरोग के लिए वजीर आला और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। वफ्द के शुरका ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को शानदार खिताती और दीगर यादगारी तहाइफ भी पेश किए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आगा खान यूनिवर्सिटी आमद। यूनिवर्सिटी के सदर सुलेमान शहाबुद्दीन और इंतजामिया ने वज़ीर आला सिंध का खैर मकदम किया। वज़ीर आला सिंध ने आगा खान यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के साथ मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में खातिर खा इक़दाम किए हैं। पूरे सूबे में टर्शरी केयर और खुसूसी हेल्थ सेंटर्स में नुमाया बेहतरी देखने में आई है। सिंध हुकूमत प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर सेहत के शोबे में सूबाई सतह पर मरबूत इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सेहत की फराहमी और निज़ाम सेहत को मजबूत करने के लिए मुतादिद इक़दाम और शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिससे आवाम को बेहतर सहूलियात मुयस्सर होगी। वज़ीर आला सिंध को आगा खान यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज़ के हवाले से भी आगाह किया गया। सीनियर वजीर सिंध शजील राम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुतअद्दिद इनकलाबी इक़दाम का ऐलान कर दिया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, MD/S MTA कमाल डायो, पीपल्स बस सर्विस के PD सुहेब शफीक और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया नाकिस और गैर महफूज कमर्शल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। गाड़ियों के मुआयने का निज़ाम जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। इस ज़िम्न में नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाई जा सके। शजील राम मेमन ने बताया कि कराची में 2 MVI सेंटर्स पहले से फाल हैं, जबकि 3 मजीद सेंटर्स कराची 5 दीगर अजला में कायम किए जा चुके हैं। इस इक़दाम से रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट के मय्यार में नुमाया बेहतरी मुतवक्के है। इजलास में ख़वातीन के लिए पिंक EV स्कूटर स्कीम के जल्द आगाज़ की भी हिदायत की गई, जिसके तहत मुलाजिम पेशा ख़वातीन और तलबात को बिजली से चलने वाली स्कूटर फराहम की जाएंगी। दरख्वास्त गुजारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना लाजमी करार दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आगा खान यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से मुताल्लिक़ कौमी सिंपोजियम से खिताब करते हुए कहा कि सेहत हमेशा सिंध हुकूमत की तरजीह रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना नागुज़ीर है और एक मौसर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम वक्त की ज़रूरत है। मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में हर सतह पर सरमायाकारी की है और प्राइमरी से लेकर टेरिटरी अस्पतालों तक निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि सेहत की सहूलियात को घर तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने शहरों में निजी शोबे के किरदार को तस्लीम करते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने और ज़िले अस्पतालों की आउटसोर्सिंग को कामयाब मॉडल करार दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि आगा खान यूनिवर्सिटी की क़यादत में प्राइमरी हेल्थ केयर लर्निंग जैसे इक़दाम इंतहाई अहम है और सूबों के दरमियान तजर्बात का तबादला यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हुसूल में मददगार साबित होगा। आखिर में उन्होंने कहा कि सेहत सिर्फ महकमा सेहत की नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है और सिंध हुकूमत मजबूत बुनियादी सेहत के निज़ाम के क़याम के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि उड़ान पाकिस्तान के तहत कौमी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में बहसीत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 77 साल तारीख में इस साल सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कामरान टिसोरी का कहना है कि SIFC1 विंडो ऑपरेशन है, सरमायाकारों को भरपूर मुआवनत फराहम की जा रही है। गवर्नर सिंध ने कहा कि वज़ीर आज़म और के मजीद इस्तेकाम के लिए शब रोज़ मेहनत कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि हमारा नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन रियासत पर इख्तलाफात नहीं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ECO वफ्द के एजाज़ में शानदार इशाइया दिया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इशाइये में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा असरूर, कामरान लशारी और फरीद अहमद तारड़ की खुसूसी शिरकत। मौजूद मेहमानों की लाहौरी रिवायती खानों से भरपूर तवाज़ु की गई। वफ्द ने मेज़बानी को सराहा। ECO मुमालिक के सफ़ीरों ने दहली दरवाज़ा, गली सोल्जन सिंह और वज़ीर खान मस्जिद का तारीखी दौरा भी किया। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी की जानिब से शाही अंदाज में मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। मस्जिद वज़ीर खान में मेहमान सफ़ीरों के लिए खुसूसी रिफ्रेशमेंट का एहतमाम भी किया गया। मेहमान वफ्द शाही फ़न तामीर और तारीखी विरसे से बेहद मुतासिर हुए। वफ्द ने तारीखी शाही हमाम का खुसूसी दौरा किया, विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों को सराहा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि आलिमी वफूद की मेज़बानी पंजाब की तहजीबी शनाख्त का इजहार है। सकाफत और सयाहत के फ़रोग से पंजाब को आलमी सतह पर रूशनास करा रहे हैं। सयाहती तरक्की के साथ साथ सकाफती विरसे की तरवीज मरियम नवाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर की गलियों में तारीख हर दम सांस लेती है, जो दुनिया के लिए कशिश का बाइस है। मुल्क में जारी पानी के बड़े मंसूबे ताखीर का शिकार होने का इंकशाफ तहलका मचा दिया गया। इस हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वजारत आबी वसाइल की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पब्लिक अकाउंट कमेटी में वजारत आबी वसाइल की रिपोर्ट में मुल्क में पानी के तमाम बड़े मंसूबे ताखीर का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। वजारत आबी वसाइल की रिपोर्ट के मुताबिक पानी से मुतालिक 7 बड़े मंसूबों में से सिर्फ एक पर 50% तक काम मुकम्मल हो सका। पाकिस्तान पानी के कम तरीन जखीरे वाले ममालिक में शामिल है। दियामर भाषा डैम 15% काम मुकम्मल हो सका, जबकि दासू डैम की तामीर का 21% तक काम मुकम्मल हो सका। मेहमन डैम पर काम 33% मुकम्मल हो चुका है। कुरम तंगी डैम का इफ्तिताह 2016 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने किया, जिस पर अब तक 75% तक काम मुकम्मल हो सका। पाकिस्तान में फीकस क्यूबिक पानी 1000 मीटर है। सलीम मांडवी वाला ने कहा है कि इस वजारत की कारकर्दगी हैरान कुन है कि कोई मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका। अफसोसनाक हादसे की बात करेंगे। करक में इंडस हाईवे पर लकी गंज के करीब ट्रेलर और वैन में टक्कर से 10 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू अफसर के मुताबिक ट्रेलर मुसाफिर वैन पर चढ़ गया, जिसकी वजह से कई मुसाफिर फंस गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 10 लाशें और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे का शिकार कोच DI खान से पेशावर जा रही थी। जख्मियों में बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से वजारत खारजा को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि लीबिया के मशरक़ी इलाके में सीरियत के शहर के करीब हरावा में कोस्ट गार्ड में कश्ती को हादसा पेश आया। 12 अप्रैल को पेश आने वाले हादसे में अब तक 11 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें से 4 पाकिस्तानियों की हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने की एक टीम ने दस्तावेज़ात के मुताबिक 4 लाशों की पाकिस्तानियों के तौर पर शनाख्त कर ली है। 3 का ताल्लुक मंडी बाहुद्दीन, 1 का गुजरांवाला से है। पाकिस्तानी सिफारत खाना हादसे से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए मकामी हुकाम से राबिते में है। शेखुपुरा से पत्तों की वापस आने वाला कैरी डब्बा हेड बलूकी रोड पर खौफनाक हादसे का शिकार हुआ। कैरी डब्बा मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर चढ़ गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 साला बच्चा जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा कैरी डब्बे का टायर ब्लास्ट होने की वजह से पेश आया। जाँ बहक होने वालों में 29 साला उस्मान भी शामिल है, जो 2 बच्चों का बाप था। उस्मान जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल पहुंचने से कबल ही दम तोड़ गया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और जाँ बहक अफराद और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सऊदी हुकाम की हमेशा से ये कोशिश रही है कि मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए आने वाले हुज्जाज कराम को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम की जाएँ। इस मकसद के लिए सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने एक नया इक़दाम उठाया है, जिससे मज़ीद रिलीफ हुज्जाज कराम को मिल सकेगा। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के इश्तराक से एक नया और जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया है, जिसे तसरीफ प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म हज के दौरान मक्का मुकरमा और मुकद्दस मकामात में दाखिले के इजाजतनामे जारी करने के लिए कायम किया गया है। तसरीफ प्लेटफॉर्म का मकसद तमाम दाखिली और खारजी हुज्जाज कराम और हज के अमले को बाकायदा इजाजतनामे जारी करना है, ताकि वो मक्का मुकरमा और मुकद्दस मकामात में दाखिल हो सके। ये निजाम वजारत हज और उम्रा के निस्क प्लेटफॉर्म से तकनीकी तौर पर मरबूत है।
जिससे इजाजत नामों के इजरा में शफाफियत, तेजी और सहूलत मैसर आती है। ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ हजाज के लिए बल्कि हज के तमाम रजाकारों, अमले और उनकी गाड़ियों के लिए भी इजाजतनामे जारी करता है। इन इजाजतनामों को कौमी एप्लीकेशन तवक्कलना के जरिए बआसानी देखा जा सकता है। तसरी प्लेटफॉर्म की एक अहम खुसूसियत ये है कि मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों पर मौजूद सिक्योरिटी इदारों को मैदान एप्लीकेशन के जरिए इजाजतनामों की खुदकार जांच और तस्दीक की सहूलत देता है। इससे न सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि सिक्योरिटी अमल मजीद मौसर हो जाता है। ये प्लेटफॉर्म सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत ज़ियूफ अल रहमान प्रोग्राम के अहदाफ की तकमील का भी हिस्सा है, जिसका मकसद हुजाज कराम को आला मयार की खिदमात फराहम करना और इनके हज के तजुर्बे को मजीद आसान और आरामदेह बनाना है। तसरी प्लेटफॉर्म जदीद टेक्नोलॉजी, हुकूमती इदारों के बाहिमी ताउन और हुजाज कराम की खिदमत में बेहतरी की एक बेहतरीन मिसाल है। ये एक नई इनकलाबी पेशरफ्त है जो हज के निज़ाम को मजीद मरबूत, मुनज़्ज़म और आसान बनाती है। गजा जंग को ख़त्म करने के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इन मुज़ाकरात का मकसद जंग बंदी की बहाली और इसराइली यरगमालियों की रिहाई था। तहम इस हवाले से कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं हो सकी। मिस्री हुकूमत ने नई जंग बंदी के लिए हमास से हथियार डालने का मुतालबा किया। तहम हमास ने तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि हम सिर्फ उस सूरत में जंग बंदी पर तैयार हैं जब इसराइल मुकम्मल तौर पर जंग बंदी करे और फौजी इनखला करे। हथियार डालने पर कोई बात नहीं हो सकती। ज़राए ने मजीद बताया कि मिस्र की तजवीज़ में 45 दिन की आर्जी जंगबंदी शामिल है, जिसके बदले गजा में खुराक और पनागाहों का सामान पहुंचाने की इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान से मुआहदा कहा कि हम मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है इसका मालूम नहीं। ईरान के मसले को हल कर दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरानी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकते। जौहरी हथियार ना होने पर ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना वो संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को वापस भेजने का मंसूबा है। दरामदी अद्वियात पर भी महसूलात लगाऊंगा। अद्वियात पर टैरिफ का निफाज ज्यादा दूर नहीं। 12 अप्रैल को ओमान की मेजबानी में ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुआहदा के हवाले से बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ। बरतानिया में इस्लामोफोबिया का इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें मुसलमानों की कब्रों की बेहुरमती की गई है और सैकड़ों कब्रों के कतबे तोड़ दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। बरतानिया के इलाके हेडफोर्डशायर में कारपेंटर्स पार्क के कब्रिस्तान में मुसलमानों की कब्रों की बेहुरमती का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 85 कब्रों के कुत्बे तोड़ दिए गए। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी और अवाम से अपील की है कि अगर किसी को इस वाकये से मुतालिक मालूमात हो तो वो फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता करे। ब्रांड काउंसिल के लीडर मोहम्मद बट ने वाकये पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये वाकया एक इस्लाम फोबिया पर मबनी नफरत अंगेज जुर्म मालूम होता है और मुसलमानों की कब्रों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तमाम कब्रों पर नए कुत्बे दोबारा नस्ब किए जाएं।